हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले वाले वीडियो को जो हमने पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। सो डीएनए रेप्लिकेशन ऑलरेडी हमने इसका लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। आज हम मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे। सो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये प्रोसेस कैसे होता है। ये बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है। हमें मालूम है डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, तो हम उसको क्या करेंगे, अनकॉइल अनकॉइल करके हम इस तरह से दो स्ट्रैंड को खोल देंगे। ये रहा, खुल गया। अब ये यहाँ से हमें क्या करना है, ये स्ट्रैंड को देखकर हमें एक नया स्ट्रैंड बनाना है और ये स्ट्रैंड को देखकर एक नया स्ट्रैंड। तो हमें मालूम चल जाएगा, ये हमारे लिए अभी टेम्पलेट की तरह काम आएगा। टेम्पलेट और ये टेम्पलेट, यानी कि इसको देखकर हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यानी कि न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सिंथेसिस करेंगे। तो ये बेसिक सा प्रोसेस है कि हमें दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को पहले अलग करना होगा, दो अलग अलग स्ट्रैंड बनाना होगा। जब दो अलग अलग हो जाएंगे तो उनके साथ कुछ एंजाइम्स जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, वो एंजाइम्स को हम मिलाकर हम डीएनए को रेप्लिकेशन करेंगे। तो चलिए उस प्रोसेस को देखते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन्वॉल्व करता है कुछ स्टेप्स को। सो स्टेप्स लिख लेते हैं। नंबर 1 स्टेप है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कि कहाँ से ओरिजिन होगा, रेप्लिकेशन कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद नंबर 2 प्रोसेस है हमारा अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, यानी कि पहले कौन से पॉइंट से शुरू होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि डीएनए स्ट्रैंड को खोलना यानी अलग करने को हम अनवाइंडिंग या फिर अनकॉइलिंग भी कहते हैं। नंबर 3 में हम करेंगे एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि जो हमारे फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हमारे सेल के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में जनरली ये होते हैं, तो उनको एक्टिवेट करना है बाय प्रोवाइडिंग देम एनर्जी। उसके बाद वो एक्टिवेट होने के बाद वो एक एक करके टुकड़ा टुकड़ा करके लगेंगे। उसके बाद फोर्थ में हम देखेंगे फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। हमें डीएनए मालूम है, डीएनए रेप्लिकेशन करवाने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज होता है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज खुद से अपना डीएनए रेप्लिकेशन शुरू नहीं कर सकता। इसे शुरू करने के लिए उसको एक छोटा सा प्राइमर का ज़रूरत होता है, आरएनए प्राइमर का। उसको भी हम देखेंगे। नंबर लास्ट में हम देखें फिफ्थ में इलोंगेशन इलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड इलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। और सिक्स में जो कि आउट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका है नाम प्रूफ रीडिंग। सो क्या होगा, हम पहले क्या करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास जो डीएनए है, मान लीजिए ये है हमारा डीएनए है, ये डीएनए है हमारा, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएस डीएनए। हमें क्या करना है, हेलिकेज एंजाइम इसको देना है। सो यहाँ पे हमें हेलिकेज एंजाइम को देना है, हेलिकेज एंजाइम। सो देने से क्या होगा, हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे कोई एक पॉइंट से कट करेगा। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये रहा उस पॉइंट को, इसको हम बोलेंगे ओ आर आई साइट, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओ आर आई क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो इसी पॉइंट से अगर ये शुरू हो रहा है तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये पॉइंट को बोला जाएगा, ओ आर आई साइट ये पॉइंट को बोला जाएगा। तो अब क्या हुआ, हमारा डीएनए अलग हो गया, इस तरह से डीएनए हमारा अलग हो गया। अब ये रहा हमारा हेलिकेज एंजाइम, यहाँ पे है, ये रहा हेलिकेज एंजाइम, ये काटते चल रहा है और दो स्ट्रैंड अलग होते जा रहे हैं। हम हमारे सुविधा के लिए हम इसको 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश लिख दे रहे हैं कि बाद में हम पता चलेगा कि डीएनए सिंथेसिस किस डायरेक्शन में हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे ये अनकॉइलिंग हो गया हेलिकेज एंजाइम। उसके बाद क्या होगा, और कुछ एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर आप लोगों ने वो एंजाइम्स का वीडियो नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट 1 में। अब एंजाइम्स क्या क्या आएंगे देखिए। इसके बाद डीएनए जब दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, इसके ऊपर कुछ स्ट्रेस पड़ा, उस स्ट्रेस को रिलीफ देने के लिए जो एंजाइम आएगा उसका नाम है डीएनए गायरेज। ये क्या करेगा, रिलीज द टेंशन। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब ये डीएनए स्ट्रैंड खुलते जाएगा, इनके ऊपर फिर से रिकॉइलिंग या फिर सुपर कॉइलिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए उसको स्ट्रेस को कम करने के लिए हमारा जो हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, ये रहा वो डीएनए खुला हुआ डीएनए,
यहाँ पे आके लग जाएगा, ये इस पॉइंट में आके लग जाएगा। मान लीजिए ये है हमारा डीएनए गाइरेज, या फिर हमको इसको कहते हैं टोपो आइसोमरेज। यह यहाँ पे आके लग चुका है। अब डीएनए स्ट्रैंड हो गया स्टेबल। इसके बाद हमें क्या चाहिए, ये जो 2 स्ट्रैंड खोल के रखे हैं ये इस तरह से हैं, इस तरह से इसके एक्सपोज्ड नाइट्रोजनस बेसेस निकले हुए हैं इस तरह से हर जगह में। हमें मालूम है, इसी को देख के हम टेम्पलेट के फॉर्म में हमने पढ़ा था, टेम्पलेट फॉर्म में रख के इसी को देख के हम न्यू स्ट्रैंड बनाएंगे। अब क्या हुआ, ये एक्सपोज हो गए। अब ये एक्सपोज इसी तरह बना रहे तो यहाँ पे हम और एक चीज़, और एक प्रोटीन्स को यूज़ करेंगे जिसका नाम है SSBP प्रोटीन, जिसका फुल फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, अगर आपने वो देखा तो जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कौन सा एंजाइम किस काम के लिए होते हैं। तो SSBP प्रोटीन हम यूज करने के बाद क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये जो 2 स्ट्रैंड ओपन होके रखे हैं उसको ये मेंटेन करके रखेंगे इस तरह से, इस तरह से। अब देखिए ये यहाँ पे एक लग जाएगा, यहाँ पे एक लग जाएगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, इस तरह से ये अपने अपना SSBP लग जाएंगे। ये SSBP सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आके लग चुके हैं, ताकि ये स्ट्रैंड इस तरह से बना रहे और हमारा डीएनए रेप्लिकेशन स्मूथली हो सके। सो ये हो गया ओरिएंटेशन कंप्लीट। अब क्या होगा, इसके बाद प्राइमर एडिशन। सो प्राइमर एडिशन, प्राइमर क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ आपको, कि जो प्राइमर होते हैं ये शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए, छोटे छोटे आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो कि यूज करने से डीएनए को रिप्लिकेशन करवाने के लिए, या फिर डीएनए पॉलीमरेज को मदद करते हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन कर सके। क्योंकि डीएनए रिप्लिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम हमारा प्रोकैरियोटिक के लिए, और यूकैरियोटिक के लिए डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, ये एंजाइम यूज होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली डीएनए रेप्लिकेशन करवाने के लिए। लेकिन वो खुद से पहले शुरू नहीं कर सकते, पहला न्यूक्लियोटाइड वो खुद से डीएनए पॉलीमरेज 3 ऐड नहीं कर सकता। इसके लिए वो क्या करता है, प्राइमर के ऊपर डिपेंड करता है। सो प्राइमर आके अटैच होने के बाद ही डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है। तो प्राइमर किस तरह से ऐड होता है हम देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसको ताकि हमें दिख जाए अच्छे से। ये रहा, तो ये 3' डायरेक्शन, ये 5' डायरेक्शन, ये 5' डायरेक्शन, ये 3' जैसा था उस तरह है। अब होगा क्या, ये सब ऑलरेडी लगे हुए हैं, हम दोबारा नहीं बना रहे। अब होगा क्या, प्राइमर जब अटैच होगा, ये छोटा सा न्यूक्लियोटाइड, छोटा सा आरएनए न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे अटैच होगा, ये हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही रेप्लिकेशन कराएगा, 5' to 3'। सो हमेशा आप लोग याद रखना कि डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज गोज फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन। ये हमें बहुत ही ज़्यादा से याद रखना है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 5' to 3' डायरेक्शन पे ही हमारा न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते करते जाता है। ताकि क्योंकि 3' में हमेशा OH ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप फ्री रहता है, ताकि न्यू न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ सके। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये अगर 3' हुआ तो यहाँ पे अगर हम डालेंगे ये 5' होगा और ये उसका 3' होगा। सो अगर हम यहाँ पे एक प्राइमर पीस डालते हैं तो प्राइमर का एंड ये 5' हुआ और ये 3' हुआ। और अभी हमने बोला कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा वो हमेशा 5' to 3' डीएनए सिंथेसिस करते जाएगा। तो यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे एक एक करके न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएगा, इस तरह से जुड़ते छोटा छोटा न्यूक्लियोटाइड को जुड़ते चलते जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे, अगर ये 5' हुआ तो ये मान लीजिए यहाँ पे ये खुला हुआ है, ये 3' हुआ, तो यहाँ पे ये अगर 3' हुआ, मैं रफली बना दे रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर प्राइमर लगाएंगे, यहाँ पे देखिए उस पॉइंट को छोड़िए, यहाँ पे अगर प्राइमर लगाते हैं, ये 5' हुआ तो ये 3' हुआ और ये 5' हुआ। तो प्राइमर को करवाने के लिए यहाँ पे और तो कुछ नहीं, टेम्पलेट है ही नहीं जिसको देख के आप लोग फिर से नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ सके। तो यहाँ पे लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें लगाना है प्राइमर यहाँ पे। प्राइमर अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो क्या होगा, ये मान लीजिए 3' हो गया, ये 5' है तो ये 3' होगा, और ये 5' हो गया तो ये 3' कॉम्प्लीमेंटरी है और एंटी पैरेलल भी है। अब देखते हैं इसका सिंथेसिस की डायरेक्शन। यहाँ पे मान लीजिए फिर से वही पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5' to 3', तो इसका डायरेक्शन नीचे होगा, नीचे की ओर, इस तरह से बनते जाएंगे, इस तरह से नए बनते जाएंगे। अब ये तो हो गया, ये स्ट्रैंड के ऊपर भी डीएनए सिंथेसिस, ये स्ट्रैंड के ऊपर भी नया न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनते चले गए। लेकिन दिक्कत कब होगा, जब ये खुलते जाएगा, जब ये और ज़्यादा खुलेगा, और ज़्यादा खुलने से मान लीजिए इसका इतना सिंथेसिस हो गया, और ज़्यादा खुलने के बाद ये मान लीजिए
यहाँ पे ये था, ये इतना एक्स्ट्रा खुल गया, और यहाँ पे ये जो हमारा प्राइमर ऑलरेडी लगा हुआ था खुलते जा रहा है ऊपर में, तो ऊपर में खुलते जा रहा है, तो ये इतना बना हुआ है, ये इतना बना हुआ है, ये इतना बना हुआ है, और ये बनते जा रहा है, क्योंकि इसका तो कोई टेंशन ही नहीं, ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन ये चीज़ जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके लिए प्रॉब्लम है। सो ये तो ऑटोमेटिकली जा रहा है ऊपर ऊपर में सिंथेसिस करते, लेकिन दिक्कत फिर यहाँ पे हुआ कि ये तो इतना डायरेक्शन में कर दिया, फिर यहाँ पे और ज़्यादा खुल गया, तो ये इतना गैप गैप रह गया। तो इसको फुलफिल करने के लिए, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए प्राइमर फिर से आके यहाँ पे लग जाएगा, और एक प्राइमर। सो यहाँ पे प्राइमर लग गया, तो यहाँ पे फिर से डीएनए सिंथेसिस हुआ, इस डायरेक्शन में फिर से नीचे की ओर हुआ। यानी कि इस तरह से हो रहा है, एक स्ट्रैंड कंटिन्यूस जा रहा है, दूसरा डिसकंटिन्यू फॉर्म में जा रहा है, इसीलिए जो कंटिन्यूस में जा रहा है उसको कहा जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, क्योंकि इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये खुलते जाएगा, ऑन कॉइल होते होते जाएगा, ये सिंथेसिस करवा के जाएगा। लेकिन दिक्कत किस स्ट्रैंड के लिए है? ये वाला स्ट्रैंड के लिए, जहाँ पे ये जितना खुलते जाएगा और एक एक प्राइमर जुड़ते जाएगा, और ये रुक रुक के होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्राइमर आएगा, उसके बाद होगा, इसीलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, लैगिंग स्ट्रैंड। सो एक हुआ लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरा हुआ लैगिंग स्ट्रैंड। ये सिस्टम पूरा, अगर डीएनए पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा डीएनए सिंथेसिस का कंप्लीट हो जाने के बाद हम एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं एरो मार्क दे दे रहा हूँ, यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो नया स्ट्रैंड बना, ये मान लीजिए नया स्ट्रैंड बनते जा रहा है, ये कंटिन्यूस फॉर्म में बनते जा रहा है इस तरह से, तो इसीलिए इसको लैगिंग लीडिंग स्ट्रैंड बोले। लेकिन दूसरे को देखेंगे, ये रहा प्राइमर, ये स्ट्रैंड बना, फिर ये एक प्राइमर, फिर ये स्ट्रैंड बना, फिर ये एक प्राइमर, फिर ये स्ट्रैंड बना, इस मैनर में होते जा रहा है, इस मैनर में होते जा रहा है। तो इस तरह होने की वजह से, ये रुक रुक के होने की वजह से, ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट बने, इसको बोला गया एक नया नाम, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और बाद में हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे प्राइमर को। सो रिमूवल ऑफ प्राइमर देन एडिशन विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। तो इसके बाद हम लाइगेज एंजाइम दे देंगे, लाइगेज एंजाइम दे देंगे, तब जाके हमारे पास एक कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। ये रहा और ये रहा, तो ये रहा, इस तरह से हमारे ये दो स्ट्रैंड हमारा एक मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए से दो मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए बन जाएंगे। सो दिस इज न्यू स्ट्रैंड एंड दिस इज ओल्ड स्ट्रैंड, ये ओल्ड स्ट्रैंड है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। इसके बाद प्रूफ रीडिंग होगा। सो प्रूफ रीडिंग के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। प्रूफ रीडिंग के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है डीएनए पॉलीमरेज 2। हालांकि डीएनए में जब रेप्लिकेशन होता है, डीएनए एरर लेस होता है, पूरा एरर फ्री होता है, उसमें कोई भी किसी भी तरह का एरर नहीं होता है। यानी कि ए के साथ कभी भी सी, या फिर जी के साथ कभी भी ए, इस तरह से कभी बॉन्डिंग नहीं होता। अगर बाई चांस 10 होता है तो वो होगा 1 × 10⁹ 9 बेस पेयर में होगा। तो उस केस में हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 हेल्प करेगा उस जो एरर को ठीक करने के लिए। बाकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमारा क्या होता है, हमारे प्रोकैरियोटिक में हमेशा एक ही पॉइंट में होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, लेकिन यूकैरियोटिक का जो डीएनए होता है वो बहुत ही लीनियर और बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए उसके पास मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए होता है विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम, या फिर अनवाइंडेज भी कहा जाता है। और इसको दूसरा नाम रेप प्रोटीन भी कहा गया है। रेप प्रोटीन आप याद रख सकते हो इस नाम को, रेप प्रोटीन। उसके बाद हम एक्टिवेशन ऑफ डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को किस तरह से करेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक DAMP है, डिऑक्सी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, तो हम इसके साथ H3PO4 दे देंगे, तो ये एक्टिवेट होके DATP बन जाएगा। उसी तरह बाकी बेसिस के साथ भी हमें ऐसे तरह करना है, DGMP, DGTP, DCMP, DCTP, सब लोग H3PO4 देते 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 हमारा एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये सब एक्टिवेटेड होके यहाँ पे जो छोटा छोटा हम लोग ने सर्कल ड्रॉ किया है, यही छोटे छोटे जुड़कर हमारा पूरा नया डीएनए सिंथेसिस बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर, यानी कि विद द हेल्प ऑफ प्राइमेज एंजाइम। हम जो यहाँ पे एंजाइम यूज करेंगे प्राइमेज एंजाइम, ताकि डीएनए में एक छोटा सा आरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसिस करवा सके। उसके बाद इलॉन्गेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में होता है, हमेशा याद रखिएगा 5' to 3' डायरेक्शन में हमेशा ये होता है। जहाँ कहीं यहाँ पे हमने देखा हुई चीज़, ये 5' to 3'
ये भी 5 dash to 3 dash जा रहा है। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स और भी थे। टॉपोआइसोमरेज का काम ये था सुपर कॉइलिंग रोकने के लिए, टेंशन रिड्यूस करने के लिए। SLPP का काम क्या था, हमारा स्ट्रैंड में लगने के लिए। सो ये था हमारा आज का डीएनए रेप्लिकेशन। कंप्लीट हो गया मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के डीएनए रेप्लिकेशन लेके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल TPSC। थैंक यू।